तो अभी हम जानेंगे कि एफआईआर से लेकर कन्विक्शन और एक्यूटल तक पूरे प्रोसेस क्या है। तो जब कोई भी घटना घटित होती है समाज में, तो किसी भी पीड़ित व्यक्ति के पास दो उपचार होते हैं। वह या तो एफआईआर दर्ज करा सकता है या परिवाद दर्ज कर सकता है। यदि मामला संज्ञेय प्रकृति का है तो व्यक्ति सबसे पहले थाने में जाकर एफआईआर दर्ज कराएगा और एफआईआर दर्ज होने के बाद जो है पुलिस उस मामले का इन्वेस्टिगेशन करती है। दंड प्रक्रिया संहिता के धारा 154 के तहत एफआईआर दर्ज किया जाता है। उसके बाद धारा 157 से पुलिस जो है वह मामले का इन्वेस्टिगेशन करना प्रारंभ करती है। जो इन्वेस्टिगेशन का मुख्य उद्देश्य होता है वह होता है कलेक्ट टू द एविडेंस, यानी साक्ष्य को इकट्ठा करना। पुलिस जो है मामले का तहकीकात के लिए घटना स्थल पर जाती है, नक्शा नजरी बनाती है और उसके बाद जांच पड़ताल करने के बाद वह अपना रिपोर्ट तैयार करके उस रिपोर्ट को मजिस्ट्रेट के पास भेज देती है। दो स्थितियां उत्पन्न होती है। एक तो पुलिस को ऐसा लगता है कि यदि अभियुक्त व्यक्ति ने अपराध कारित नहीं किया है तो वह सीआरपीसी धारा 169(2) के तहत फाइनल रिपोर्ट तैयार करती है और उसे मजिस्ट्रेट के पास भेजती है। लेकिन उसके ठीक विपरीत यदि पुलिस को लगता है कि अभियुक्त व्यक्ति ने कोई अपराध कारित किया है, उसके पास जो भी पुलिस के पास उस अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध जो भी साक्ष्य उसे प्राप्त होता है उस साक्ष्य को कलेक्ट करने के बाद वह रिपोर्ट तैयार करती है और धारा 173(2) के तहत उस रिपोर्ट को वह तैयार करने के बाद मजिस्ट्रेट के पास भेज देती है, जिसे कि पुलिस रिपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। जब पुलिस जो है अपना इन्वेस्टिगेशन करने के बाद रिपोर्ट तैयार करने के बाद उस रिपोर्ट को मजिस्ट्रेट के न्यायालय के पास भेज देती है तो यहाँ से पुलिस का काम लगभग ख़त्म हो जाता है और अब मामला न्यायालय में चला जाता है। इसके बाद न्यायालय जो है यानी मजिस्ट्रेट जो है धारा 190 सीआरपीसी के तहत संज्ञान लेता है। संज्ञान का नॉर्मल रूप से जो अर्थ होता है वह टू टेक नोटिस कह सकते हैं, यानी कि उस पर जो मजिस्ट्रेट है वह ध्यान देता है। किस तरीके से? तो उस मामले का विचारण करने के लिए, उस मामले पर चार्ज फ्रेम करने के लिए, उस मामले को अब न्यायिक प्रक्रिया को अपनाए जाने के लिए उस पर वह ध्यान देता है। और जब संज्ञान न्यायालय के द्वारा ले लिया जाता है तो अब संज्ञान लेने के बाद आगे की न्यायिक प्रक्रिया जो है वह वहाँ से शुरू हो जाती है और आगे उस व्यक्ति के खिलाफ, उस अभियुक्त व्यक्ति के खिलाफ चार्ज फ्रेम किया जाता है। तो चार्ज फ्रेम से संबंधित जो प्रावधान सीआरपीसी में दिया गया है वह धारा 211 से लेकर धारा 224 तक में दिया गया है। इससे पहले हम जो जाने इन्वेस्टिगेशन चैप्टर जो कि धारा 154 से लेकर धारा 176 तक में दिया गया है, जिसमें धारा 154 एफआईआर से संबंधित है। इसमें कहीं भी एफआईआर शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में ये बताया कि धारा 154 इज द रिलेटेड टू द एफआईआर। Section 155 is related to the NCR non-cangible report। और जैसा कि हमने बताया 157 जो है वहाँ उसमें पुलिस जो है इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत करती है। 164 थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, यह कन्फेशन संस्कृति से या स्टेटमेंट किसी भी अभियुक्त व्यक्ति के स्टेटमेंट लिए जाने से संबंधित है। यह जो कथन है वह न्यायालय यानी कि न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा लिया जाता है। 137 धारा 137 जो कि रिमांड से संबंधित है। और उसके बाद आगे हम जैसा कि अभी आपको बताया कि 190 के तहत न्यायालय जो है मजिस्ट्रेट जो है संज्ञान लेता है। इसमें ये भी बताया गया है कि कौन सा मजिस्ट्रेट संज्ञान लेने के लिए कॉम्पिटेंट होता है। तो हर वो मजिस्ट्रेट यानी कि जेम फर्स्ट जिसे हम जानते हैं यानी कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट जो होता है वह किसी भी मामले का संज्ञान लेने के लिए वह सशक्त होता है, वह उसके पास ये अधिकार होता है, पावर होता है। और जेम सेकंड भी यदि सीजेएम के द्वारा एम्पावर्ड कर दिया जाए तो वह किसी भी मामले का संज्ञान ले सकता है। अब संज्ञान लेने के बाद
चार्ज लगाया जाता है, चार्ज फ्रेम किया जाता है, और जब चार्ज फ्रेम हो जाता है तब मामले का विचारण शुरू किया जाता है। और मामले के विचारण से संबंधित प्रावधान सीआरपीसी में धारा 225 से लेकर धारा 265 तक में दिए गए हैं, जिसमें सेशन ट्रायल सेक्शन 225 टू 237, उसके बाद वारंट मामले से संबंधित विचारण धारा 238 से लेकर धारा 250 तक में दिया गया है। उसके बाद समन मामले से संबंधित विचारण धारा 251 से लेकर धारा 259 तक में दिया गया है। और उसके बाद समरी ट्रायल संक्षिप्त विचारण जिससे संबंधित प्रावधान सीआरपीसी में धारा 260 से लेकर धारा 265 तक में दिया गया। अब जो मूल उद्देश्य होता है विचारण करने का, उसका मूल उद्देश्य किसी भी अभियुक्त व्यक्ति की या तो दोष सिद्धि या तो दोष मुक्ति, यानी कि विचारण में यह देखा जाता है कि अभियुक्त व्यक्ति ने अपराध को कारित किया है या अपराध को कारित नहीं किया है। विचारण की पूरी प्रक्रिया जो है, आरोप लगने के बाद साक्ष्य जो है, जो भी अभियोजन की तरफ से साक्ष्य को रखा जाएगा, फिर अभियुक्त व्यक्ति को अपने तरफ से डिफेंस करने का मौका दिया जाएगा। मजिस्ट्रेट या न्यायालय जो है वह दोनों तरफ के साक्ष्यों को देखने के बाद, सभी गवाहों को सुनने के बाद फिर अपना फैसला सुनाता है। और यदि मजिस्ट्रेट या न्यायालय को लगता है कि अभियुक्त व्यक्ति ने अपराध कारित किया है तो उसे दोष सिद्ध करेगा, लेकिन यदि ठीक उसके विपरीत उसे यह लगता है कि उसने अपराध कारित नहीं किया है तो वह उसे दोष मुक्ति कर देगा। लेकिन अब यहाँ इसके बाद जो भी पक्षकार विक्टिम होगा, अर्थात यदि अभियुक्त व्यक्ति को दोष सिद्ध कर दिया गया है और ऐसा लगता है कि अभियुक्त व्यक्ति को कि वह दोष सिद्ध नहीं है, उसने अपराध को कारित नहीं किया गया है, तो वह अपील कर सकता है, अपील में जा सकता है। और इससे संबंधित प्रावधान सीआरपीसी के धारा 372 से लेकर 394 तक में दिया गया है। और जहां अपील से संबंधित प्रावधान नहीं है और वहां अभियुक्त व्यक्ति या जो भी पीड़ित पक्षकार है वह चाहता है कि उसे न्याय मिले, तो उसके लिए रिवीजन पुनरीक्षण का प्रावधान दिया गया है, जिससे संबंधित प्रावधान सीआरपीसी की धारा 396 से लेकर 405 तक में दिया गया है। तो ये इस प्रकार से पूरा प्रोसेस हमने आपको बताया कि यदि किसी भी व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाता है तो एफआईआर दर्ज होने से लेकर एक्यूटल तक, दोष सिद्धि तक या दोष मुक्ति तक पूरा क्या प्रावधान है सीआरपीसी में, इससे संबंधित कहाँ से प्रावधान दिए गए हैं। और यदि दोष सिद्धि या दोष मुक्ति भी हो जाती है उसके बाद भी जो भी पीड़ित पक्षकार है उसको क्या उपचार उपलब्ध है, वह भी हमने आपको बताया कि वह अपील में जा सकता है। अब अपील से संबंधित प्रावधान आप पूरा सीआरपीसी में काफ़ी लंबा ये चैप्टर है, देखेंगे 372 से 394 तक में है। फिर पुनरीक्षण भी हो सकता है जहां अपील से संबंधित प्रावधान न हो। तो इस प्रकार से हमने इस तरह से देखा पूरी प्रोसेस क्या है, सब पूरा प्रोसेस हमने देखा।